जय हिंद बच्चों। हम बात कर रहे थे मानवों में जनन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो हमने बच्चों अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लिया था। आज की इस लेक्चर नंबर 8 है आपका। इसमें हम बात करेंगे दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो पहला ही आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न बनेगा बच्चों कि मानवों में जनन का आपका पहला दीर्घोत्तरी प्रश्न बच्चों बनता है कि नर प्रजनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, अगर लघुत्तरी में पूछा जाएगा तो सिर्फ आपसे चित्र पूछेगा, और दीर्घोत्तरी में पूछेगा तो लघुत्तरी मतलब चित्र और उसके बारे में लिखने के लिए दोनों पूछा जाएगा। तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन बच्चों बनता है नर प्रजनन तंत्र मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो बच्चों ये आपका डायग्राम है बच्चों, ध्यान रखिएगा। डायग्राम बहुत सारे हैं आपके बुक में दिए गए हैं, लेकिन वो डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, उनको बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी। आप अभी तो बना देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एग्ज़ाम में आप उनको ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हमें मतलब ऐसे फिगर को ड्रॉ करना चाहिए जो हमें एग्ज़ाम में इजीली जिन्हें हम ड्रॉ कर पाएँ। उन कॉम्प्लेक्स फिगर को बनाने का कोई रीज़न नहीं, कोई बहुत ज़्यादा नंबर सेम ही मिलेगा। आप ये बनाइए या वो बनाइए, कोई बहुत ज़्यादा नंबर में आपको अंतर नहीं मिलेगा कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा के बनाएंगे तो ज़्यादा आपको नंबर दे दिया जाएगा। तो बच्चों इसलिए फिगर ऐसा बनाइए जो सिंपल हो और जो आसानी से बन सके। तो बच्चों ये आपका नर प्रजनन तंत्र का चित्र है। देखिए बच्चों, आपका ये जो ट्यूब आ रही है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक, इसे बोलते हैं मूत्र मार्ग। ये जो है बच्चों ये शिश्नमुंड है, मतलब पेनिस का ऊपरी भाग है जिसे शिश्नमुंड है। और ये स्किन मतलब चमड़ी जो होती है शिश्न के ऊपर, उसे शिश्नाग्र या शिश्नाच्छद बोलते हैं बच्चों। और ये आपका देखिए बच्चों वृषण है, समझ रहे हैं। ये ऊपर वाली परत को हम वृषण कोश बोलते हैं, और वृषण इसके अंदर वाली परत को वृषण बोलेंगे। ठीक, अंदर इसका गोल जैसा स्ट्रक्चर जो है, बाहरी परत को बोलेंगे वृषण कोश, और आंतरिक परत जो कि है वृषण है। ठीक है, और ये आपका शुक्रवाहिनी है, ये आपकी शुक्रवाहिनी है बच्चों, शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक हैं बच्चों। और अब ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो ऐसे ये इसमें ऐसे ऐसे संरचनाएं जो बनी, ऐसे ऐसे संरचनाएं जो बनी हैं इसमें, तो रस्सी जैसी, तो वो भैया पाली हैं। मतलब इसने बोलते हैं कक्ष भी बोलते हैं। ऐसे प्रत्येक टेस्टिस में 200 से 250 कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, और इन एक कक्ष में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं, और इन्हीं शुक्रजनन नलिकाओं में 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। ठीक है, इन्हीं शुक्रजनन नलिकाओं में एक कोशिका पाई जाती है मेल जर्म सेल, जिसे बोलते हैं शुक्रजनन कोशिका। ठीक है, उसी से शुक्राणुओं का निर्माण होता है, या स्पर्मेटोगोनिया भी बोल सकते हैं उसको। तो हम बहरहाल उसको स्पर्मेटोजेनेसिस में बताएंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन सी 2 सेल्स पाई जाती हैं। बहरहाल ये ध्यान रखिएगा, शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर शुक्रजनन कोशिका से शुक्राणुओं का निर्माण होता है बच्चों। और ये शुक्रजनन नलिका के अंदर पाई जाती है शुक्रजनन कोशिका, और वृषण के अंदर पाई जाती है शुक्रजनन नलिका, और वृषण वृषण कोश के अंदर स्थित होता है। ये बच्चे जो शुक्राशय है आपका, ठीक है, ये शुक्राशय है, और ये मूत्राशय है बच्चों, ये मूत्राशय है आपका, ये मूत्रवाहिनी है, ये दोनों मूत्रवाहिनी है। ये शुक्रवाहक है बच्चों ये, और ये शुक्र मूत्रवाहक है आपका, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये काउपर्स ग्रंथि है। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। डायग्राम सिंपल है, आसानी से आपसे एग्ज़ाम में आपसे बन सकता है, परीक्षा में ज़्यादा आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो अब बात करते हैं इसके जो भागों के बारे में, कैसे आपको लिखना है उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों नर प्रजनन तंत्र को हम मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं बच्चों। पहला आपका आता है मुख्य जनन अंग, जिसमें एक जोड़ी वृषण आता है बच्चों।
दूसरे में आता है सहायक नलिका, तीसरा सहायक ग्रंथि और चौथा बाह्य जननांग। मुख्य जननांग बच्चों हमारा एक जोड़ी वृषण होता है जिसे टेस्टिस बोलते हैं। यह बच्चों प्रमुख या प्राथमिक या मुख्य जननांग होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे शुक्राणुओं का निर्माण होता है या नर युग्मक या युग्मक का निर्माण होता है बच्चों। नर युग्मक हमारा शुक्राणु होता है जो कि अगुणित होता है या हैप्लॉइड होता है। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, वृषण एक जोड़ी पाया जाता है या संख्या में 2 पाया जाएगा। यह उदर गुहा के बाहर स्थित होता है और वृषण कोश में स्थित होता है। उदर गुहा के बाहर स्थित होता है और वृषण कोश में पाया जाता है, वृषण कोश में पाया जाएगा बच्चों। वृषण का तापमान बच्चों शरीर के सामान्य तापमान से 2 से 3.5 डिग्री टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रहता है वृषण का। क्यों? क्योंकि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के लिए बच्चों सामान्य शरीर तापमान से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम तापमान की आवश्यकता होती है बच्चों। इसलिए वृषण का तापमान 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के लिए हमें 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर की कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसीलिए आपकी वृषण का तापमान 2 से 2.5 डिग्री कम होता है बच्चों। वृषण में 200 से 250 वृषण पालियाँ या कक्ष पाए जाते हैं और प्रत्येक कक्ष में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है शुक्रजनन कोशिकाओं से। ये देखिए, ये कक्ष है बच्चों, ऐसे 250 कक्ष होगा, मैंने 2 ही दिखाया है। और इनमें ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी एक कक्ष में शुक्रजनन नलिकाएं पाई जा सकती हैं। अब दूसरा आपका भाग आता है बच्चों शुक्रजनन सहायक नलिका, मेल एक्सेसरी डक्ट। तो बच्चों इसमें पहला ही आता है आपका एपिडिडाइमस। बच्चों एपिडिडाइमस को अधिर्विषण कहते हैं बच्चों। अधिर्विषण में शुक्राणु परिपक्व होते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है बच्चों। यह शुक्राणुओं को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, स्टोरेज होता है, यहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज होता है स्पर्म का बच्चों। अधिवृषण के 3 भाग होते हैं बच्चों, शीर्ष अधिवृषण, अधिवृषण काय और पुक्ष अधिवृषण। ये 3 भाग होते हैं बच्चों, शीर्ष अधिवृषण, अधिवृषण काय और पुक्ष अधिवृषण। अब बच्चों आपका अगला आता है बच्चों शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी के बच्चों वाज डिफरेंस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। शुक्रवाहिनी को क्या बोलेंगे? वाज डिफरेंस। यह बच्चों शुक्राणुओं को या शुक्रवाहिनी जो होती है शुक्राणु को आगे ले जाने में मदद करती है या आगे ले जाने का कार्य करती है बच्चों। या शुक्रवाहिनी के द्वारा शुक्राणुओं को आगे भेजा जाता है। अब बच्चों अगला आता है, तीसरा भाग आता है मेल एक्सेसरी डक्ट में स्खलन नलिकाएं। स्खलन नलिका को हम इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं बच्चों। स्खलन नलिका मूत्र मार्ग से जुड़ती है बच्चों, मतलब शुक्रवाहिनी को मूत्र मार्ग से जोड़ने का कार्य कौन करती है? स्खलन नलिका, इजैकुलेटरी डक्ट। और फोर्थ आपका आता है बच्चों यूरेथ्रा। ये वीर्य को बाहर निकालने का कार्य करता है। यूरेथ्रा जो होता है, मूत्रमार्ग जो होता है बच्चों, वो मूत्र तथा वीर्य को बाहर निकालने का कार्य करता है बच्चों। अब तीसरा आता है आपका बच्चों मेल एक्सेसरी ग्लैंड। तो ग्लैंड 3 होती है बच्चों। पहला होता है शुक्रजनन नलिका जिसे सेमाइनल वेसाइकल बोलेंगे या वृषण को वीर्य कोश बोलते हैं बच्चों। यह 1 जोड़ी पाई जाती है, संख्या में 2 पाई जाती है बच्चों। यह बच्चों आपका फ्रक्टोज युक्त द्रव को बनाती है या फ्रक्टोज युक्त द्रव का फॉर्मेशन करती है यह ग्रंथि बच्चों, जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करती है बच्चों। यह द्रव जो होता है शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। अब बच्चों आपका दूसरी ग्लैंड आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। यह संख्या में 1 होती है बच्चों। यह ग्रंथि एक क्षारीय द्रव का निर्माण करती है बच्चों, जो शुक्राणु की पूर्व सुरक्षा करता है बच्चों। अब थर्ड आती है आपका काउपर्स ग्रंथि या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बच्चों। ये आपकी 1 जोड़ी या संख्या में 2 पाई जाती है। यह ग्रंथि बच्चों एक चिकना द्रव का या स्नेहक का निर्माण करती है बच्चों। इन सभी बच्चों ध्यान रखिएगा आप, यह एक चिकने द्रव का निर्माण करती है जो लुब्रिकेशन का काम करता है। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, इन तीनों ग्रंथियों के निकले हुए द्रव को हम सेमाइनल प्लाज्मा बोलेंगे, ठीक है, या सेमाइनल प्लाज्मा
बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इन तीनों ग्रंथियों के निकलने वाले द्रव तथा शुक्राणुओं के मिश्रण को वीर्य बोलते हैं बच्चों, या सीमन बोलते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है। और फिफ्थ पे आता है या फोर्थ पे आता है आपका बच्चों बाह्य जननांग। बाह्य जननांग में क्या आते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपका स्क्रोटम और पेनिस आता है बच्चों। स्क्रोटम जो पेनिस जो होता है बच्चों, यह वीर्य को स्त्री जननांग तक पहुंचाने का कार्य करता है बच्चों। इसमें 3 स्तंभोतक या इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। 3 इरेक्टाइल टिश्यू से ये मिलकर बना होता है बच्चों। यह क्या कार्य करता है बच्चों, यह सीमन को मादा के जननांग तक जनन तंत्र तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है। और बच्चों अगला एक्सटर्नल जेनिटेलिया या बाह्य जननांग में आपका आता है नर जननांग। नर मेल सेक्स या फिर मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बच्चों पहला आता है पेनिस, दूसरा आता है स्क्रोटम, अंडकोश या प्लिंग। बच्चों आपका जो स्क्रोटम होता है यह तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब बच्चों आपका आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान रखिएगा बच्चों हमेशा आप लोग कि अब बात करेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो बच्चों देखिए, आपको समझ में आ रही होगी कि ये जो है ये फंडस है, यूटेराइन फंडस है बच्चों। इस कैविटी, ये जो गुहा है बच्चों, इसे यूटेराइन कैविटी बोलेंगे। ये जो अंदर गुहा है, ये गुहा जो है अंदर की ओर, इसे यूटेराइन कैविटी बोलते हैं बच्चों। ध्यान रखिएगा, गर्भाशय के 3 भाग होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। जो आपकी बाहरी परत होती है गर्भाशय की, उसे पेरीमेट्रियम बोलेंगे। मिडिल वाले लेयर को या मध्य वाली परत को मायोमेट्रियम तथा आंतरिक परत को एंडोमेट्रियम बोलते हैं बच्चों। यह होती है आपकी फेम्ब्री या झालर। झालर का एक कार्य होता है बच्चों, वो कलेक्शन ऑफ ओवा, मतलब यह ओवा को कलेक्ट करने या संग्रहित करने का कार्य करती है बच्चों। ओवरी, यूटेरस या गर्भाशय की दीवार, और आपकी गर्भाशय की दीवार और फैलो अंडवाहिनी से एक लिगामेंट के थ्रू जुड़ी होती है बच्चों, जिसे मेसोवेरियम लिगामेंट बोलते हैं। आपका गर्भाशय इसके 3 भाग होते हैं, फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी के बच्चों, स्थमस, इम्फुला, इन्फेंडुबुलम। ध्यान रखिएगा, जो हमारा निषेचन होता है वह एनपुलरी रीजन में आके होता है बच्चों। ध्यान रखिएगा, जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि हमारा जो निषेचन होता है वो अंडवाहिनी में एम्फुलरी रीजन में होता है। तो बच्चों फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट, स्थमस, इम्फुला, इन्फेंडिबुलम, यूटेरस के 3 पार्ट, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम परिगर्भाशय, मायोमेट्रियम मध्य गर्भाशय, और एंडोमेट्रियम अंतःगर्भाशय। बच्चों जो हमारा एंडोमेट्रियम होता है वह उसमें साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यूटेरस की एंडोमेट्रियम तथा अनफर्टिलाइज्ड एग, अनिषेचित अंडाणु टूटकर योनि मार्ग के द्वारा शरीर के बाहर परित्याग किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके भागों के बारे में, मादा जननांग के भागों के बारे में बात करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को देखेंगे बच्चों। फिम्बरी का हमेशा ध्यान रखिएगा, फिम्बरी कैसी उंगली लाइक स्ट्रक्चर होती है, उंगली जैसी संरचना होती है बच्चों, जिसका कार्य होता है ओवा को या अंडाणु का संग्रहण करना या अंडाणु को संग्रहित करने का कार्य करती है। अब बच्चों आपका आता है मादा प्रजनन अंग को या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 4 पार्ट में बांट सकते हैं बच्चों। आपका पहला पार्ट आता है अंडाशय। इसे मुख्य जननांग बोलते हैं बच्चों, क्योंकि यहीं पर हमारा मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। दूसरे पे आता है सेक्स एसेसरी डक्ट, फिर आता है सेक्स एसेसरी ग्लैंड या सहायक जनन ग्रंथियाँ, फिर बाह्य जननांग 4th पर आ जाएगा। तो मुख्य जननांग में अंडाशय आता है आपका, फिर सहायक नलिकाएं, फिर सहायक ग्रंथियाँ, और 4th पर आता है मुख्य बाह्य जननांग।
अब बच्चों मुख्य जननांग में आपका अंडाशय आता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसे बोलते हैं बच्चों। अंडाशय जो होता है वो एक जोड़ी या संख्या में दो होता है बच्चों। अंडाशय क्या होता है? अंडाशय दो होते हैं बच्चों, स्त्री में या मादा में अंडाशय दो होता है, जो श्रोणि गुहा या पेल्विक रीजन में स्थित होता है बच्चों। ओवरी के फंक्शन की हम बात करें बच्चों, तो इसका कार्य होता है अंडाणु का निर्माण करना या ओवम का निर्माण करना। कुछ हार्मोन्स का भी श्रावण करती है बच्चों, जैसे टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का के श्रावण करने का या के श्रावण का भी कार्य करती है। कौन सी? ओवरी हमारी या अंडाशय। अब बच्चों अगला पॉइंट है आपका कि अंडाशय की गर्भाशय भित्ति। हाँ बच्चों, अंडाशय जो होता है या ओवरी जो होती है गर्भाशय की भित्ति तथा अंडवाहिनी की भित्ति से एक लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है, जिस लिगामेंट का नाम होता है मेसोवेरियम लिगामेंट। बच्चों, एक लिगामेंट के द्वारा हमारी गर्भाशय की भित्ति अंडाशय जो होता है वो हमारा एक लिगामेंट के थ्रू जुड़ा होता है। ठीक है, 3 अलग अलग प्रकार के लिगामेंट होते हैं बच्चों। सिर्फ आप इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ मेसोवेरियम मत लिखिएगा, यहाँ सिर्फ एक बार लिगामेंट के थ्रू जुड़ी होती है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखिएगा, लिगामेंट के थ्रू जुड़ी होती है। ठीक है, लिगामेंट के थ्रू जुड़ी होती है। मैं आपको आगे बता दूंगा कि जो अंडाशय होता है वह आपकी किस लिगामेंट के थ्रू आगे, मतलब ओवरी जो होती है वो गर्भाशय की भित्ति तथा अंडवाहिनी की भित्ति से किस वजह लिगामेंट के थ्रू जुड़ी होती है बच्चों। 3 तरह के लिगामेंट होते हैं। अब मैं ये कंफ्यूज हूँ कि कौन से लिगामेंट से कहाँ कनेक्ट होती है। फिलहाल उसको जानने की भी ज़रूरत आपको नहीं है, ये पॉइंट अननेसेसरी है आपके लिए कि किस लिगामेंट से जुड़ी होती है, ऐसा लिखा नहीं गया है। तो आप बस इतना ध्यान रखिए लिगामेंट के थ्रू जुड़ी होती है। अब बच्चों सहायक नलिकाओं की बात करें बच्चों, तो ये नलिकाएं मादा युग्मक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करती हैं बच्चों। आपका इसमें पहला आता है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। ये बच्चों अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करती है। जो अंडवाहिनी होती है या डिंबवाहिनी होती है, ये अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करती है बच्चों। में हमें ध्यान रखिएगा, मैं इसको बता दूंगा आपको, परेशान मत होइएगा कि अंडाशय जो होता है वो गर्भाशय की भित्ति तथा अंडवाहिनी की भित्ति से किस लिगामेंट के थ्रू जुड़ा होता है। ठीक है, 3 प्रकार के लिगामेंट होते हैं, सस्पेंसरी, मेसोवेरियम और कोई एक लिगामेंट होता है बच्चों, पेरिटोनियम की फोल्डिंग होती है। मैं बाद में आपको बताता हूँ, थोड़ा वेट करिए आप। तो जो अंडाशय होता है बच्चों, वह गर्भाशय से जो अंडवाहिनी होती है वह अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करती है बच्चों। और यह अंडवाहिनी जो होती है यहीं पर निषेचन होता है बच्चों। अंडवाहिनी में ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है बच्चों। अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं बच्चों, इन्फेंडिबुलम, इम्पुला और स्थमस। इम्पुला और स्थमस के जंक्शन या इम्पुलरी रीजन में ही निषेचन होता है। अब आपका अगला आता है बच्चों गर्भाशय, यूटेरस। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, यूटेरस का जो शेप होता है यह उल्टी नाशपाती के आकार की संरचना होती है बच्चों। इसे हिस्ट्रा या वूम्ब भी इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों। उल्टी नाशपाती के आकार की इसकी संरचना होती है बच्चों। यही या इसी गर्भाशय में निषेचित अंडाणु आकर रोपित होता है, या गर्भाशय में ही निषेचित अंडाणु आकर रोपित होता है बच्चों। गर्भाशय की एंडोमेट्रियम आंतरिक परत से आके हमारा गर्भाशय वो जो होता है निषेचित अंडाणु होता है वो आके चिपकता है गर्भाशय की आंतरिक भित्ति पर। ध्यान रखिएगा बच्चों, गर्भाशय के 3 भाग होते हैं। कौन कौन? पहला होता है पेरीमेट्रियम, आउटर लेयर होती है। दूसरी होती है पेरीमेट्रियम आउटर लेयर बाहरी परत, और मायोमेट्रियम मध्य परत, और एंडोमेट्रियम आंतरिक परत। ठीक है, इसी आंतरिक परत में निषेचन होने पर आकर अंडाणु जुड़ता है। और अगर निषेचन ना हुआ बाबा तो क्या होता है दादू कि ये आपका अंडाणु मतलब कि रैप्चर्ड हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट करके
एंडोमेट्रियम और ये निषेचित अनिषेचित अंडाणु टूटकर योनि मार्ग के द्वारा शरीर के बाहर निकल आता है। यही मैंने लिखा है कि आर्तव चक्र के दौरान अनिषेचित अंडाणु के साथ साथ गर्भाशय की आंतरिक परत जो कि एंडोमेट्रियम होती है बच्चों, या आंतरिक गर्भाशयी स्तर टूटकर योनि मार्ग से थक्के के रूप में या क्लॉट के फॉर्म में शरीर से बाहर परित्याग किया जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। अब थर्ड आता है बच्चों आपका गर्भाशय या गर्भाशयी ग्रीवा या सर्विक्स। तो बच्चों गर्भाशयी ग्रीवा गर्भाशय को योनि मार्ग से जोड़ने का कार्य करता है। गर्भाशयी ग्रीवा जो होती है वह योनि मार्ग गर्भाशयी ग्रीवा गर्भाशय को योनि मार्ग से जोड़ने का कार्य करती है बच्चों। गर्भाशयी ग्रीवा प्रसव के दौरान फैलती है, ठीक है। इसमें गर्भाशयी ग्रीवा प्रसव के दौरान फैलती है। और फोर्थ पे आपका आता है बच्चों विजाइना। बच्चों यह जो होती है यह एक प्रकार की पेशी नली होती है बच्चों। योनि एक प्रकार की पेशी नली होती है। इसका कार्य होता है बच्चों शुक्राणुओं को प्रवेश मार्ग बच्चों यह शुक्राणुओं को प्रवेश के मार्ग देने का कार्य करती है। यह शुक्राणु को प्रवेश मार्ग देने का कार्य करती है। प्रवेश मार्ग देने का कार्य करती है बच्चों। क्या होता है बच्चों योनि मासिक धर्म के दौरान रक्त अनिषेचित अंडाणु योनि मार्ग के द्वारा ही बाहर निकल जाता है। अब बच्चों मासिक धर्म के दौरान रक्त होता है, ब्लड क्लॉट होती है एंडोमेट्रियम की, और अनिषेचित अंडाणु योनि मार्ग के ही द्वारा बाहर परित्याग किया जाता है, या योनि मार्ग के ही अनिषेचित अंडाणु और रक्त शरीर से बाहर निकाला जाता है बच्चों। और बच्चों आपका अगला पॉइंट है प्रसव के समय बेबी को आगे मार्ग प्रदान करने का भी कार्य करती है। कौन? योनि, ठीक है। योनि जो होती है बच्चों वह प्रसव के दौरान शिशु को आगे मार्ग प्रदान करने में सहायक होती है। मासिक धर्म के दौरान रक्त तथा अनिषेचित अंडाणु को शरीर के बाहर निकालने में भी सहायक होती है। अब बच्चों थर्ड पे आपका आता है बच्चों मादा सहायक जनन ग्रंथियां, मेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड। बच्चों मादा जनन तंत्र में मुख्यतः 3 सहायक ग्रंथियां होती हैं बच्चों। पहला आपका है बर्थोलाइन, दूसरा है पैरायूरेथ्रल ग्लैंड और थर्ड आता है मेमरी ग्लैंड। पैरायूरेथ्रल, बर्थोलाइन और स्तन ग्रंथियां या मेमरी ग्लैंड्स। तो बच्चों बर्थोलाइन ग्लैंड जो होती है वह एक जोड़ी पाई जाती है बच्चों। यह योनि द्वार के पास स्थित होती है बच्चों। यह एक लुब्रिकेशन या स्नेहक द्रव का स्रावण करती है बच्चों। यह योनि द्वार के आसपास स्थित होती है या अगल बगल स्थित होती है बच्चों। और पैरायूरेथ्रल भी एक जोड़ी पाई जाती है और मेमरी ग्लैंड भी एक जोड़ी ही पाई जाएगी। ध्यान रखिएगा जो पैरायूरेथ्रल होती है वह मूत्र मार्ग के आसपास स्थित होती है या यूरेथ्रा के आसपास अराउंड स्थित होती है या सिचुएटेड होती है, और जो बर्थोलाइन ग्लैंड होती है हमारी ये वो योनि द्वार के आसपास स्थित होती है। यह एक लुब्रिकेशन या स्नेहक का श्रावण करती है बच्चों। और जबकि हमारा ये आपके योनि मार्ग तथा मूत्र मार्ग को नम बनाए रखने में मदद करती है पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। अब थर्ड आपका आता है बच्चों स्तन ग्रंथि। यह एक जोड़ी होती है, यह संख्या में 2 पाई जाती है। यह 2 वक्ष स्थलों पर स्थित होती है बच्चों। इसका कार्य होता है कि शिशु को पोषण प्रदान करने का कार्य करने में सहायक होती है या शिशु को पोषण प्रदान करती है बच्चों। इसे भी सहायक जनन ग्रंथि माना जाता है बच्चों। पैरायूरेथ्रल जो होती है यूरेथ्रा के अराउंड पाई जाएगी और एक जोड़ी या संख्या में 2 पाई जाती है। और ऐसे ही बर्थोलाइन ग्लैंड भी योनि द्वार के आसपास पाई जाती है और एक जोड़ी या संख्या में 2 पाई जाती है। अब बच्चों फोर्थ आता है आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया बच्चों जिसे बाह्य जननांग बोलते हैं बच्चों। इसे सामूहिक रूप से हम किसको बच्चों वॉल्वा में 4-5 चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसे सामूहिक रूप से वॉल्वा बोलते हैं बच्चों। वॉल्वा में निम्नलिखित भाग आते हैं बच्चों, जैसे लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन, मॉन्स प्यूबिस। बच्चों मॉन्स प्यूबिस को हिंदी में प्यूबिक उभार बोलते हैं, हाइमेन को योनि छद बोलते हैं, क्लाइटोरिस को भगसेफ बोलते हैं, लेबिया माइजोरा को लघु भगोष्ठ बोलते हैं, लेबिया माइनोरा को लघु भगोष्ठ, लेबिया माइजोरा को बाह्य भगोष्ठ। तो बच्चों आई होप आपको
चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे, आपका अगला टॉपिक आता है बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस तथा oogenesis। तो उससे पहले बच्चों हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक बच्चे को इसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। जो सबसे पहले तो आपका आता है, ये आपको पता होना चाहिए हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है, मतलब कि अगुणित द्विगुणित क्या होती है, ठीक है। समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, रेड बच्चों इक्वेशनल डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है, ठीक है। इस आपको इतना चीज़ें पढ़ाने के बाद आपको बहुत स्मूथली मैं समझा दूंगा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, क्योंकि बिना इसको बताए या बिना इसको पढ़े कोई बच्चा ये नहीं अच्छे से रटने के लिए आप रट सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बिल्कुल नहीं हो पाएगी बिना आपको ये 4 टॉपिक को पढ़े। कौन कौन से, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, माइटोसिस मियोसिस और रिडक्शनल डिवीज़न और इक्वेशनल डिवीज़न। तो बच्चों हम चलते हैं अपनी अगले टॉपिक पर। तो बच्चों ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। मैंने जब आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ाया था, तब भी मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ाया था। और आज मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस, तब भी मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। बहरहाल ध्यान रखिएगा, हैप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित, ठीक है। हैप्लॉइड सेल मतलब अगुणित कोशिकाएं। हैप्लॉइड को हम एन से इंडिकेट करते हैं या आपको प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो बच्चों इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो बच्चों जिन कोशिकाओं में या जिस कोशिका में बच्चों आपकी जिस कोशिका में या जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों का या क्रोमोसोम का नंबर ऑफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, या फिर जिस कोशिका में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम्स का केवल एक सेट उपस्थित होता है, उसे हैप्लॉइड कोशिका बोलते हैं या अगुणित कोशिकाएं बोलते हैं बच्चों। ध्यान रखिएगा कि गुणसूत्रों का केवल एक सेट केवल जनन कोशिकाओं में स्थित पाया जाता है। जो केवल बच्चों जो आपका गुणसूत्रों का एक सेट होता है वह केवल जनन कोशिका या गैमेट्स में पाया जाता है बच्चों। ध्यान रखिएगा, जो हैप्लॉइड सेल होती हैं उनमें केवल सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, या केवल एक सेट ऑफ क्रोमोसोम या गुणसूत्रों का केवल एक ही सेट पाया जाता है, ठीक है। गुणसूत्रों का केवल एक सेट, अगला पॉइंट है, गुणसूत्रों का केवल एक सेट केवल जनन कोशिकाओं या गैमेट्स में पाया जाता है बच्चों। ध्यान रखिएगा, मानवों में या मानवों की अगुणित कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपका जैसे मानवों में 23 पाए जा रहे हैं, तो अलग अलग प्रजाति के जीवों में अलग अलग हैप्लॉइड सेल में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मानव में 23 पाए जा रहे हैं, तो मक्का में कुछ और पाए जाएंगे हैप्लॉइड सेल में, आपके धान की हैप्लॉइड सेल में कोई और के नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको मानव का बताया है, मानवों में अगुणित कोशिकाओं में या मानव की अगुणित कोशिका में 23 क्रोमोसोम या 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं बच्चों। ध्यान रखिएगा, नर युग्मक, ध्यान रखिएगा इसका एग्जाम्पल है नर युग्मक, जो कि शुक्राणु होता है, इसमें 23 गुणसूत्र पाए जाएंगे, और मादा युग्मक जिसे हम अंडाणु बोलते हैं उसमें भी 23 ही गुणसूत्र पाए जाएंगे। अब आपका आता है डिप्लॉइड सेल क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की या गुणसूत्रों का केवल 2 सेट पाया जाता है, या गुणसूत्रों का जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 सेट उपस्थित होते हैं बच्चों, उन कोशिकाओं को डिप्लॉइड सेल्स या द्विगुणित कोशिकाएं बोलते हैं बच्चों। ध्यान रखिएगा बच्चों, यह सामान्य कोशिकाएं, यह शरीर की सामान्य कोशिकाएं होती है बच्चों। ये जो कोशिकाएं होती हैं जिनमें डिप्लॉइड सेट 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है बच्चों, यह आपकी शरीर की सामान्य कोशिकाएं होती हैं बच्चों। और इनमें या बोल सकते हैं कि सोमैटिक सेल्स होती हैं, शरीर की सामान्य कोशिकाएं होती हैं बच्चों। सोमैटिक सेल मतलब शरीर की सामान्य कोशिकाएं या फिर कायिक कोशिकाएं। और कायिक कोशिकाएं में आपकी आती है मसल सेल, स्किन सेल्स, ठीक है। ये सारी आपकी न्यूरल सेल्स, ये सारी आपकी मतलब
गैमेट्स में स्पर्म और ओवम को छोड़ के बॉडी में जितनी सेल्स हैं सारी डिप्लॉयड होंगी और सारी सोमैटिक सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, इनको छोड़ के मतलब कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को छोड़ करके बाकी सारे डिप्लॉयड सेल होती हैं। तो आपका बच्चों ध्यान रखिएगा, मानव में द्विगुणित कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऐसे ही फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मानव की द्विगुणित कोशिका में 46 पाए जा रहे हैं, तो अलग अलग प्रजाति की जीवों में द्विगुणित कोशिकाओं में अलग अलग गुणसूत्र हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों सोमैटिक सेल का शरीर की सामान्य कोशिकाएं या कायिक कोशिकाओं में आपके रक्त की कोशिकाएं, रक्त की कोशिकाएं, मांसपेशियां और त्वचा की कोशिकाएं सोमैटिक सेल्स या शरीर की सामान्य कायिक कोशिकाएं कहलाती हैं। अब आपका बच्चों आता है कि समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है बच्चों। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, तो आपका अब सेकंड कॉन्सेप्ट आता है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है।